हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा कि सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एचएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन। चलो करते हैं बच्चों। यह दोस्तों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है। हमें मिलान करना है औद्योगिक स्टेट का जिला के साथ। तो कुंडली है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है कुंडली। तो कुंडली कहाँ पे पड़ता है हमारा? कुंडली पड़ता है भाई सोनीपत में, तो सोनीपत के साथ ही मैचिंग होगा इसका। उसके बाद है समालखा। समालखा कहाँ पड़ता है हमारा? पानीपत में पड़ता है भाई। तो ये इसके साथ मैचिंग है पानीपत के साथ। टोहाना, टोहाना थर्ड है हमारा। टोहाना, टोहाना तो पड़ता है फतेहाबाद में पड़ता है। और रोज का मियो, जो रोज का मियो वो गुरुग्राम से पड़ता है। तो इस तरह से हमारी मैचिंग थी ये। तो ये हमारी मैचिंग होगी। उसके बाद आता है भाई, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित है। यानी पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, यानी फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। अगर हम फर्स्ट पीढ़ी की बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था हमारा। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब था। उसको वो कब से, उसका कार्यकाल कितना था? 1940 से लेकर 1956 तक रहा। उसके बाद है सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी सेकंड जनरेशन, उसमें ट्रांजिस्टर का यूज था, जो 1956 से लेकर 1963 तक रहा। उसके बाद है थर्ड थर्ड पीढ़ी का, यानी थर्ड जनरेशन, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था भाई। 1964 से 1971 तक रहा था वो। 1964 से लेकर कहाँ तक रहा? 1971 तक वो रहा था। उसके बाद आ गया भाई हमारा फोर्थ पीढ़ी का जनरेशन आ गया। तो फोर्थ पीढ़ी का जनरेशन है, उसमें आएगा माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 1972 से लेकर 1988 तक रहा था। उसके बाद आ गया हमारा फिफ्थ पीढ़ी का जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन आ गया। तो उसमें आ गया था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, जो कि 1989 से चला था और अब तक चलता ही आ रहा है। उसके बाद चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आ गया हमारा, नेक्स्ट पेज में है हमारा भाई, नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट पेज आ गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या होती है अभी? सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री होती है डलवा लोहा। उसके बाद है तो नोट। नोट में क्या, लोहे के प्रकार लिखने हैं हमें। लोहा हमें पता है भी 4 टाइप का होता है। मैग्नेटाइट हो लोहा होता है, जो सबसे उत्तम कोटि का कोयला मतलब लोहा माना जाता है, जो कि काले रंग का होता है। उसके बाद आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो कि लाल रंग का होता है। उसके बाद है लिमोनाइट। लिमोनाइट होता है पीला या भूरा रंग का होता है। उसके बाद है सीडेराइट। सीडेराइट होता है राख जैसा होता है भाई। उसके बाद चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसमें आएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार, जो कि पुरुषों को आजीवन योगदान, खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद कुछ नोट में पढ़ते हैं भाई। इसके अलावा जो पुरस्कार है पुरुषों को दिए जाते हैं वो क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है अभी, वो कोच को दिया जाता है, और इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं कोच को। उसके बाद आता है विक्रमादित्य पुरस्कार, ये रेफरी को दिया जाता है अभी। रेफरी में इसको भी 2 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। फिर एकलव्य, ये जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, इसमें 1 लाख रुपया उसको दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट उस पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पे चलता है। इसके बाद अलावा जो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को आजीवन योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आता है अभी अगला क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज है वो किस नदी पर स्थित है? तो आपको सबको पता ही है, ये हथनी कुंड बैराज है, ये यमुना नदी पर स्थित है। और ये कब बना था? अभी 1999 में इसको रिप्लेस करके ताजे वाला नाम दे दिया गया था। उसके बाद आता है नोट। नोट में क्या आएगा भाई? नोट में क्या आएगा देखो, नोट में आएगा जो हमारा यमुना नदी है, यमुना नदी के ऊपर बांध है वो कौन से बांध और हैं? एक तो मतलब हथनीकुंड बैराज बांध, ये तो है ही है। उसके बाद एक किसाऊ बांध है, एक रेणुका बांध है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अभी। एक धन विधेयक है वो एक धन विधेयक डैश में लाया जाता है केवल? तो कहाँ पे लाया जाता है? केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को लाया जा सकता है। नोट में क्या लिखना है अभी? धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में उसका प्रावधान है भाई। धन विधेयक कैसे पेश करना है, कहाँ पेश करना है? तो आर्टिकल 110 में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद आ जाओ भाई, उसके बाद है हमारा हाइड्रोलिक जैक निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक जैक है हमारा पास्कल नियम पर आधारित है। उसके बाद है भाई, हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? तो ये सबको आपको पता ही है, तो महेंद्रगढ़ जिले है जो खनिज की नगरी कहा जाता है। और
यहाँ पे बाबा रामदेव है वो भी हमारे महेंद्रगढ़ से ही संबंधित है। डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ में है, दोहन नदी महेंद्रगढ़ में है, बहुत सारे खनिज भी महेंद्रगढ़ में है, जैसे लो आयसगढ़, हेमेटाइट, इस तरह से मैग्नीज, ये सारे हमारे महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ को इसी के कारण से खनिजों की नगरी भी हम कह सकते हैं। जो हमारे योग गुरु है बाबा रामदेव जी, तो वो भी हमारे महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। और महेंद्रगढ़ के किस जिले से या किस गांव से है, तो सैयद अलीपुर गांव से वो बिलोंग करते हैं। तो अगर बाबा रामदेव के गुरु की बात करें तो उसके जो गुरु का नाम था वो आचार्य बलदेव सिंह था। उसके बाद चलते हैं अभी है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है अभी हमारा, देखो महेंद्रगढ़ में हमारे कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो उनकी सबकी डिटेल हम पढ़ते हैं। कौन से महेंद्रगढ़ में खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले है हमारा asbestos। asbestos भी हमारा महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। स्लेट पत्थर पाया जाता है भाई, चूने का पत्थर पाया जाता है, लोहा अयस्क पाया जाता है, बेराइट पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है, क्वार्टज पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, काइनाइट पाया जाता है, मार्बल भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, ताम्र अयस्क पाया जाता है, संगमरमर। तो इसी तरीके से हमारे ये 12 चीज़ें होगी जो महेंद्रगढ़ में ही सारी ये पाई जाती हैं, ये यानी इसीलिए इसको खनिजों की नगरी बोला जाता है। उसके बाद आता है भाई ओम के नियम में कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित है। तो ओम के नियम में विद्युत धारा आएगी, वोल्टेज आएगा, प्रतिरोध आएगा, ये तीनों चीजें ओम के नियम से संबंधित हैं। उसके बाद हरियाणा में कौन सी झील एक अन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है भाई, जो कि झज्जर में है। और 2009 में इसको क्या बना दिया गया, पक्षी अभयारण्य बना दिया गया था, यानी इसको नाम दे दिया गया पक्षी अभयारण्य 2009 में। उसके बाद अगर बात करें हम एक खप्परवास भी है, वो भी हमारा झज्जर में ही पड़ता है भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा भाई, नेक्स्ट पेज है निम्नलिखित में से हरियाणा के किन जिलों में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। देखो सबसे कम ग्राम पंचायत की बात करें तो सबसे कम है भाई हमारी फरीदाबाद की। फरीदाबाद में है क्या, पहले 116 थी, अब 3 और नई ऐड हो गई हैं, तो 119 बन गई हैं भाई। उसके बाद आता है पंचकुला। पंचकुला में कितनी है भाई, 128 थी पहले, और अब एक नई बन गई 129। यानी पहले नंबर पे तो सबसे कम की बात करें तो फरीदाबाद है, दूसरे नंबर पे पंचकुला है भाई। तो सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें भाई, अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारा आएगा भाई नोट, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है यमुनानगर में। पहले थे 472, 18 नई बनी गई हैं, तो 490 हो गई अब टोटल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में उपस्थित किया गया है, यानी कितने भागों में विभाजित किया गया। तो हिंदी और पंजाबी 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। सच्चर फार्मूला था जो हमारा, वो कब लागू हुआ था, वो 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था, 1 नवंबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट में है 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की किताब है, किताब उल हिंद, ये किताब है उसकी। उसमें किताब उल हिंद में डैश हरियाणा एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख है, यानी हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख उसमें किया गया है। अलबरूनी की एक किताब है जो 11वीं शताब्दी में मतलब भारत था आया था, उसकी एक प्रसिद्ध किताब है किताब उल हिंद, यानी हिंदुस्तान के ऊपर बेस है उसकी ये। और ये मतलब उसमें एक झील का जिक्र है हमारी हरियाणा की, तो वो कौन सी झील है, वो ब्रह्म सरोवर झील है जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ती है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।